हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। मैं हूं शिवांश कुमार नामदेव और हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी के बारे में। अभी तक हमने बात की थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो था जो मेल गैमेट के बारे में हमने बात की थी। नर युग्मक कैसे निर्मित होते हैं, जो नर जनन अंग होते हैं वो क्या होते हैं फ्लावर में, उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं मादा जनन अंगों के बारे में, या मादा जो संरचना होती है पुष्प में, फीमेल पार्ट जो होता है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसकी संरचना कैसे होती है, इसके अंदर जो युग्मक हैं या जिन्हें हम कह सकते हैं बीजाणु, ये कैसे निर्मित होते हैं। तो यहां पर आपके सामने 3 टॉपिक दिए गए हैं, मतलब पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें 3 चीजों की बात की गई है। सबसे पहला यहां पर दिया गया है अंडक, मतलब पिस्टिल। तो प्लांट का जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज पिस्टिल, या इसे हम क्या कहते हैं, अंडक कहते हैं, जिसके 3 भागों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, मतलब वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक, फिर इसके बाद गुरु बीजाणुधानी, बीजांड, इसके बारे में अभी तक आपने कोई भी जिक्र नहीं सुना है। तो यह एक विशिष्ट संरचना है जो कि मादा युग्मकों को बनने का स्थान प्रदान करती है, मतलब कह सकते हैं कि इसके अंदर मादा युग्मक निर्मित होते हैं। तो एक ऐसी स्ट्रक्चर जहां पर गुरु बीजाणु, हमने कहा था कि जो गैमेट होते हैं फीमेल गैमेट, इनकी साइज बड़ी होती है, इसलिए इनको क्या कहा गया, गुरु बीजाणु। तो एक ऐसी संरचना जहां पर गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है वो क्या कहलाती है, गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। इसको हिंदी में नाम दिया जाता है बीजांड, और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, ओव्यूल। ठीक, फिर इसके बाद भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कहां प्रेजेंट होती है, इस ओव्यूल के अंदर या इस बीजांड के अंदर प्रेजेंट होती है। और इस ओव्यूल के अंदर या इस एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेट फॉर्म होते हैं। मतलब एक हम बहुत सिंपल शब्दों में कहने की कोशिश करें तो सबसे बाहर की तरफ क्या है, एक पिस्टिल है जिसके बारे में हमने बात की, जिसे हमने अंडक कहा। फिर उसके अंदर बीजांड है, ठीक, और उसके अंदर क्या है, भ्रूणकोश है, और भ्रूणकोश के अंदर क्या होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो लेयर बाय लेयर ये चल रहा है, सबसे बाहर की तरफ अंडक, उसके अंदर की तरफ गुरु बीजाणुधानी, उसके अंदर की तरफ भ्रूणकोश, और सबसे अंदर की तरफ क्या होता है, फीमेल गैमेट डेवलप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडक के बारे में, जिसे हम पिस्टिल भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम भी आपको पता होगा, इसे हम क्या कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं। 3 भागों से ये मिलकर बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, टॉप मोस्ट पार्ट, थोड़ा फूला हुआ होता है, ये स्वेलन स्ट्रक्चर होती है। ये इसलिए फैला हुआ होता है क्योंकि सारे के सारे परागकण यहीं पर आकर इकट्ठे होते हैं, तो ये कम से कम इतनी जगह दे सके कि बहुत सारे परागकण यहाँ पर आ पाए और निषेचन की संभावना बढ़ जाए, इसलिए ये कैसा होता है, फैला हुआ और फूला हुआ होता है। फिर इसके बाद स्टाइल, इसे क्या कहा जाता है, ये बीच वाली जो ट्यूब होती है, ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं, ये क्या कहलाती है, स्टाइल, या इसे हम क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। तो इसका क्या काम है, ये आगे चलकर पोलन ट्यूब के डेवलपमेंट को एनहांस करेगा। हमने जैसे कि बात की थी ना कि परागकण निर्मित होते हैं, तो परागकण से हमने ये भी बात की थी कि वहां से पराग नलिका निर्मित होती है, उस पराग नलिका से नर युग्मक आकर कहां जाते हैं, अंदर की तरफ, ताकि वो निषेचन कर सके। तो जो पराग नलिका निर्मित होगी वो कहां से निर्मित होगी, वो इस स्टाइल के अंदर से निर्मित होगी। मान लो यहाँ पर एक पोलन ग्रेन इस तरह से पड़ा हुआ है, ये पोलन ट्यूब बनाएगा और अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, ओवरी, या जिसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम मान सकते हैं, पिस्टिल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, ओवरी या अंडाशय जिसे हम कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर सारी महत्वपूर्ण संरचनाएं उपस्थित होती हैं, और ये कहा जा सकता है कि इसी के अंदर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं ओवरी के अंदर बहुत सारी गोल संरचनाएं आप देख रहे हैं, जिनको क्या नाम दिया गया है, ओव्यूल, जिसकी अभी हमने बात की थी बीजांड के बारे में। तो बहुत सारे यहां पर बीजांड आप देख रहे हैं, इसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि कई सारे ओव्यूल हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में हो सकता है या कुछ फ्लावर्स में हो सकता है कि सिर्फ एक ही बीजांड हो, किसी में 2 हो। ये नंबर अलग अलग हो सकता है अलग अलग तरह के पुष्पों में और अलग अलग तरह के पादपों में। ठीक है, तो ये ओव्यूल आगे चलकर क्या करेगा,
एक अगर रफ आउटवर्क आपको दे, आप किसी भी प्लांट में देखते हैं कि फल लटक रहे हैं, ठीक है, तो उसका विकास कैसे होता है। जैसे जो ओव्यूल है, आप देखते हैं कि हर एक फल के अंदर बीज होते हैं, तो जो बीज वाला पार्ट होता है वो कौन बनाता है, ये ओव्यूल बनाता है। फिर उसके बाहर आप क्या देखते हैं कि फल बना हुआ है, मतलब जो आप उसका पल्प देखते हैं वो क्या, जो मीठा पार्ट होता है उसका, वो क्या होता है, ये ओवरी जो संरचना है ये क्या बनाती है, वो पूरा फ्रूट बनाने का काम करती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पुष्प आगे चलकर एक फल के तौर पर या बीज के तौर पर कैसे निर्मित होता है, इसके बारे में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर अगर हम बात करें, यहाँ पर दो टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से फर्स्ट है सिनकार्पस या युक्तांडपी और एपोकार्पस मतलब मुक्तांडपी अंडाशय। इसका मतलब क्या होता है, अभी हमने बात की थी कि नीचे की तरफ जो ओवरी है वो कैसी एक फूली हुई स्ट्रक्चर होती है, नाशपाती के आकार की ये स्ट्रक्चर आप नीचे की तरफ ये इतना पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो कि जब बहुत सारी ओवरी प्रेजेंट हो, बहुत सारे अंडाशय उपस्थित है सिर्फ एक पुष्प के अंदर, तो हो सकता है कि वो आपस में जुड़े हो या हो सकता है कि वो बिल्कुल अलग अलग हो। तो एक ऐसी अवस्था जहां पर एक पुष्प में बहुत सारे अंडाशय हैं और सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं, वो क्या कहलाएगा, सिनकार्पस या युक्तांडपी आप उसको पुष्प कह सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सिनकार्पस गायनोसियम का ये उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ पर नीचे की तरफ देखो, जैसे यहाँ पर दो ओवरी दिख रहे हैं, पहली ये और एक इस तरफ, दो अंडाशय आपको दिख रहे हैं और दोनों के दोनों कैसे हैं, बीच में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कि जो स्टाइल है या बढ़ती का है वो सिर्फ एक कॉमन स्ट्रक्चर है। ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो इनकी जो बढ़ती काग्र है ये अलग अलग हो रही हैं, ठीक है। मतलब अलग समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे अंडाशय उपस्थित हैं लेकिन वो साथ में जुड़े हुए हैं। तो जब भी ऐसी जुड़ी हुई अवस्था होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, सिनकार्पस ओवरी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो गुड़हल, जो आप अपने आसपास एक पुष्प देखते हैं, अलग अलग कलर का होता है, येलो कलर का होता है, रेड कलर का होता है, येलो कलर का होता है, तो जिसे चाइना रोज भी कहा जाता है, ठीक है, हिबिस्कस रोजा। वहां पर कैसी ओवरी मिलती है आपको, फ्यूज्ड कार्पल्स कह सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद टोमेटो, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, ठीक है। फिर इसके बाद भिंडी, जो आप अपने आसपास देखते हो सब्जियों के रूप में, तो इनमें कैसी कार्पल्स पाई जाती है, सिनकार्पस या युक्तांडपी, इनके पास अंडक पाए जाते हैं। फिर इसके बाद एक और ये अगर आप उदाहरण देखें तो ये सेब का उदाहरण है, जहां पर सिनकार्पस कार्पल आप देख सकते हो। नीचे की तरफ आप देखोगे कि मतलब बहुत सारी ओवरी है, खैर यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रही है, उस तरह की संरचना नहीं है, 2D स्ट्रक्चर है ये। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो कॉमन स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में जो हमने बात की थी ना, यहाँ पर स्टिग्मा, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टिग्मा आप देख सकते हो जुड़े हुए हैं और नीचे की तरफ हर एक की ओवरी मतलब अंडाशय भी जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि है सिनकार्पस, जो कि है एपोकार्पस। अभी तक हम बात कर रहे थे सिनकार्पस के बारे में, अब कौन सी है, एपोकार्पस। यहाँ पर अगर आप देख पाए तो आपको अलग अलग ओवरी अलग अलग दिखाई देंगी, जैसे कि जहां पर हम ब्लैक डॉट रख रहे हैं वो सारी की सारी ओवरीज हैं और सब अलग अलग हैं, या कह सकते हैं कि सारे के सारे कार्पल्स हैं, ठीक है। उनमें तीनों पार्ट है, स्टिग्मा भी है, स्टाइल भी है और ओवरी भी है। अगर इसको हम और सिंपल तरीके से समझना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि कुछ इस तरह की संरचना है, जैसे एक ओवरी एक कार्पल ये हो गई, ठीक है, फिर दूसरी ये है और तीसरी कुछ इस तरह से है। तो जब बहुत सारी कार्पल है या बहुत सारे अंडाशय लेकिन सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं, मुक्त हैं, किसी का दूसरे से लेना देना नहीं है, जैसे हमने पहले वाले को नाम दिया ए, दूसरे वाले को बी और तीसरे वाले को सी, तो सभी का अस्तित्व बिल्कुल अलग अलग है। तो इस तरह की जब संरचना पाई जाती है तब उसे हम क्या कहते हैं, एपोकार्पस कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, माइसीलिया या चंपा जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं गुरु बीजाणुधानी के बारे में। अभी तक हमने बात की थी पहले भाग के बारे में जो था अंडक,
या कह सकते हैं कि एक पूरी यूनिट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। अब हम उसके अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो गुरु बीजाणुधानी जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है जिसे हमने अभी बताया था ओब्यूल, इंग्लिश में से क्या कहेंगे, मेगास्पोरेंजियम हम इसे कहते हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसके अंदर बीजाणु निर्मित तो होंगे ही, ठीक है। गुरु बीजाणु बनाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं, एम्ब्रियो सेक के बारे में जिसकी हमने बात की थी। लेकिन ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भविष्य में जाके बीज का निर्माण करेगा, ठीक है। सीड फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन देता है ये। तो अब इसके बारे में डिफाइन कैसे किया जाए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है बीजांडासन से जुड़ी एक संवृंत संरचना। मतलब जैसे आपके पास ये है एक ओवरी, ठीक है, या कार्पल है, इसके अंदर एक कुछ इस तरह की संरचना है जो नीचे जाकर जुड़ गई है, ठीक है। अब ये हमने जो संरचना यहाँ पर दिखाई है ये क्या है, इसका ब्रंथ है या स्टॉक है या फिलामेंट है, और नीचे जाकर ये किसी पार्ट से जुड़ गया है। जिस भी पार्ट से ये जाकर जुड़ा है उसे क्या कहा गया है, प्लेसेंटा, या जिसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, अपरा कहा जा सकता है, ठीक है। और ये जो पूरी संरचना आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये संरचना, ये क्या है, यही है बीजांड, या ये इसी को हम क्या कहते हैं, ओब्यूल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इंसानों के केस में होता है, प्लेसेंटा पाई जाती है जहां से बच्चा जुड़ा रहता है और उसको पूरा का पूरा मतलब नॉरिशमेंट मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है। उसी तरह से बीजांड भी इस ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती है जिसे क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा, अपरा नाम वही होता है, ठीक है। और ये जो बीजांड है ये आगे चलकर क्या करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक तो गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और आगे चलकर फिर सीड फॉर्मेशन का भी हिस्सा बनता है। तो अगर आप यहाँ एक डायग्राम दिया गया है जहां से आप इजीली समझ सकते हैं इसे, ऊपर की तरफ स्टिग्मा बनी हुई है, नीचे की तरफ स्टाइल है, और सबसे नीचे का जो पार्ट है, सोइलन पार्ट आप देख रहे हैं, वो क्या है, ओवरी है, ठीक है। ओवरी की बाहर वाली जो बॉल होगी वो क्या कहलाएगी, भित्ति जिसे हम कहते हैं, इसे क्या कहा जाएगा, अंडाशय भित्ति कह सकते हैं आप, या ओवरी बॉल कह सकते हैं। अब इसके अंदर की तरफ ये जो आप संरचना देख पा रहे हैं, ये संरचना नीचे की तरफ जुड़ी हुई है। नीचे की तरफ किस हिस्से से जुड़ी हुई है, प्लेसेंटा से जुड़ी हुई है। तो ओब्यूल नाम की संरचना यहाँ ये बीच में लटक रही है, ठीक है। अब इसका जो फिलामेंट है, जिस संरचना के द्वारा यह प्लेसेंटा से जुड़ी हुई है, ये क्या कहलाती है, फ्यूनिकल कहलाती है, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि जैसे मान लो हम एक इंसान है जो पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो पतंग के साथ डोर है और ऊपर पतंग है, तो आप बस सिमिलैरिटी देखना, आप अपने आप समझ जाओगे। जो ऊपर वाली पतंग है वो क्या है, वो है ओब्यूल, ठीक है। जो उसमें बीच में धागा है वो क्या है, फ्यूनिकल, मतलब उसका स्टॉक। और जो हम पकड़ने वाले इंसान है हम क्या है, प्लेसेंटा। तो सबसे ऊपर की तरफ ये ओब्यूल, नीचे की तरफ ये फ्यूनिकल, और सबसे नीचे की तरफ क्या है, प्लेसेंटा या अपरा है, ठीक है। तो इस तरह से ये संरचना जुड़ी हुई होती है। बीजांड को बीजांडासन से जोड़ने वाली संरचना बीजांड व्रत कहलाती है, ठीक है। तो एक और सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, मान लो एक संरचना ये है और एक संरचना ये है, ठीक है। ये क्या है, ये है बीजांड, और ये क्या है, प्लेसेंटा, या इसे क्या कहा जा सकता है, अपरा। इसको जोड़ने वाली जो संरचना है, ये पूरा पार्ट, ये क्या कहलाएगा, फ्यूनिकल कहलाएगा, या इसे हम क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत भी कहते हैं। ऐसा व्रंत जो बीजांड को अपरा के साथ जोड़ता है क्या कहलाता है, बीजांड व्रंत कहलाता है, ठीक है। तो ये है इसकी आउटर स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम ओब्यूल के या बीजांड की आंतरिक संरचना के बारे में बात करें तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे भाग होते हैं। अभी तक हमने देखा बीजांड की बाहरी संरचना के बारे में हम बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं बीजांड की आंतरिक संरचना के बारे में। तो यहाँ पर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, लेकिन इन पर जाने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दी जाए। जो बीजांड है ये दो भागों से मिलकर बना होता है। सबसे जो फर्स्ट है वो क्या कहलाता है, बीजांड काय, या इसे हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ ओब्यूल, जो ओब्यूल की पूरी बॉडी है वो। और इसके बाद क्या कहलाता है, बीजांड व्रंत,
ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फ्यूनिकल। तो जिस तरह से आपने पुष्प की संरचना देखी कि पुष्प में एक पूरा ऊपर का भाग होता है महत्वपूर्ण, जिसमें पंखुड़ियां हैं, दल पुंज है, सारी चीजें होती है, और नीचे की तरफ एक डंठल होता है जो उसको साधे रहता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी दो संरचनाएं हैं। सबसे ऊपर वाली जो संरचना जो जैसे पुष्प में होती है ना, पूरा ऊपर का इंपॉर्टेंट पार्ट, वैसे यहाँ पर क्या है, ये बीजांड का है। और नीचे की तरह जैसे पुष्प में डंठल होता है, वैसे ही यहाँ पर बीजांड वृत्त। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर की संरचना। अभी आप इतने पार्ट को भूल जाइए, इतने पार्ट को। ऊपर का जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, बीजांड काय है। और नीचे की तरफ ये जो आपको संरचना दिख रही है ये एक वृंत, जैसे पतंग के साथ डोर होती है ना, वैसे इसकी भी डोर है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, फ्यूनिकल कहलाता है। ये दो पार्ट हैं जो आप कहाँ देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ओव्यूल के अंदर। अब अगर हम बात करें सबसे पहले बीजांड काय के बारे में, तो यहाँ पर बहुत सारी संरचनाएं हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। अंदर की तरफ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है मामला, बहुत सारी संरचनाएं हैं। तो एक एक करके बात करते हैं सबके बारे में। सबसे पहला क्या है, नाभिका या हाइलम, बीजांड और बीजांड वृंत का संधि बिंदु। अभी हमने बात किया ना कि दो पार्ट होते हैं, एक बीजांड काय होता है और एक बीजांड वृंत होता है। मतलब एक बॉडी है ओव्यूल की और एक है फ्यूनिकल। ये दोनों कहीं ना कहीं तो जाकर जुड़ेंगे ना, और वो पार्ट जहां पर ये जाकर जुड़ते हैं वो क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। तो ये पार्ट यहाँ पर जो हमने क्या किया हुआ है, ब्लैक डॉट से इसको शो किया हुआ है, ये पार्ट क्या कहलाता है, इस पार्ट को हम कहते हैं हाइलम या संधि बिंदु। सीधी सी आप बात समझ सकते हैं, नाभिका जिसे हम कहते हैं जहां पर दो पार्ट आकर जुड़ जाते हैं। संधि क्या कहलाती है, जहां दो भाग आकर जुड़ते हैं। फिर इसके बाद अध्यावरण, इंटेग्यूमेंट्स। यहां पर आप देखें तो एक बाहर की तरफ ये संरचना है और अंदर की तरफ कवरिंग है। जैसे फल के ऊपर होता है ना, उसका छिलका होता है जैसा, ठीक है, जैसे हम कोट पहन लेते हैं या शर्ट पहन लेते हैं, उसी तरह से क्या है कि इसका अंदर वाला जो पार्ट है इसको कवर करने वाली दो लेयर बाहर की तरफ होती हैं। ये पूरा ब्लैक पार्ट जो हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक ये पार्ट और एक बाहर वाला पार्ट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इंटेग्यूमेंट बनाते हैं। दो तरह के इंटेग्यूमेंट होते हैं, एक सबसे बाहर वाला जैसे बाहरी अध्यावरण कहा जाता है, और एक उसके अंदर वाला जिसे क्या कहा जाता है, आंतरिक अध्यावरण। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहले हमने क्या पहना हुआ है, ब्लेजर पहना हुआ है और इसके अंदर शर्ट है। तो इसी तरह से आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट कहाँ पर होता है, ये ओव्यूल की बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बीजांड द्वार या जिसे क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइल कहा जाता है। बीजांड द्वार मतलब एक छोटी सी संरचना है जो कि खुली हुई होती है। अब अगर आप नीचे की तरफ देखें इसमें, तो यहाँ पर आपको एक पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी या छिद्र दिखाई देगा। ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है, माइक्रोपाइल कहलाती है। क्या है कि हमने बात की थी फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन मतलब जब मेल और फीमेल गैमीट मिलेंगे, नर और मादा युग्मक मिलेंगे। लेकिन मिलेंगे कैसे, जब नर युग्मक अंदर की तरफ जा पाएगा, और नर युग्मक अंदर तब जा पाएगा जब वहां पर कोई संरचना ऐसी हो जो उसको एंट्री दे। मतलब भाई दरवाजा अगर खुला ही नहीं होगा तो कहां से चला जाएगा। तो यहां पर भी एक डोर लाइक स्ट्रक्चर है जो मेल गैमीट को अंदर जाने के लिए रास्ता देती है। ठीक है, इसी रास्ते को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। अब ये बनता कैसे है, हमने अभी बात की थी कि दो तरह की लेयर प्रेजेंट होती है बाहर की तरफ, जिनको क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट्स या अध्यावरण कहते हैं। तो ऐसा स्थान जहां पर अध्यावरण अपूर्ण रह जाते हैं या इनकम्प्लीट रह जाते हैं, आपस में मिलते नहीं हैं आगे। ठीक है, तो वो क्या वो संरचना क्या बनाती है, माइक्रोपाइल बनाती है या बीजांड द्वार बनाती है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है निभाग या चैलेजा। तो यहां पर आप नीचे की तरफ जो देख रहे थे, अब ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे। जैसे हम अभी कहां पर थे, जैसे हम थे साउथ पोल पर, हम मानते हैं ना नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो हम थे अभी कहां पर, साउथ पोल पर। अब जब आप बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएंगे, नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव पर पहुंच जाएंगे आप, तो यहां पर जो भी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जैसे हमारा सिर होता है ना नॉर्थ पोल में, वैसे यहां पर जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, पूरा का पूरा निभाग कहलाता है।
ठीक है। बीजांड द्वार से विपरीत दिशा में स्थित सिरा, यहां पर बहुत सारी अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, निभागीय कोशिकाएं कहा जाता है। अभी जैसे हमने बात की ना कि दो पोल बन रहे हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब यहां पर ध्यान रखना, आगे कई सारी चीजें आएंगी जो इन्हीं पोल्स के फॉर्म में आपको मिलेंगी। जो भी चीजें कहां पर होंगी, माइक्रोपाइल की तरफ, उन्हें क्या कहा जाएगा, माइक्रोपाइलर या माइक्रोपाइलर एंड। एक ऐसा सिरा जो कहां बनता है, माइक्रोपाइल की तरफ बनता है, उसे माइक्रोपाइलर एंड या बीजांड द्वारी सिरा कहते हैं। फिर इसके बाद जो सिरा चैलेजा की तरफ है वो क्या कहलाएगा, चैलेजल एंड कहलाएगा, या क्या कह सकते हैं हम इसको, निभागीय सिरा कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोशिकाएं जो कहां पर होती हैं, निभागीय सिरे पर होती हैं, क्या कहलाती हैं, निभागीय कोशिकाएं। और जो कहां पर है, माइक्रोपाइलर एंड पर, वो भी स्पेसिफिक टाइप की कोशिकाएं। तो ये अलग अलग ओरिएंटेशन आपको आगे काम में आएंगी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट के बारे में, तो वो क्या है, बीजांडकाय। बीजांडकाय जिसके बारे में हमने पूरी बात की थी ना कि बॉडी जो है, न्यूसीलस। न्यूसीलस क्या है, बीजांड के बीच वाला कोशिकाओं से बना भाग। अब आपने क्या हटा दिया, इंटेग्यूमेंट हटा दिए, ये माइक्रोपाइल हटा दिया, तो यहाँ पे बीच में क्या बन गया, ये एक पूरा का पूरा हिस्सा बन गया गोल अंडाकार। ठीक है, जिसके अंदर कई सारी कोशिकाएं भरी होंगी। वो पूरा का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं बीजांडकाय या न्यूसीलस, जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से बीजांड की संरचनाएं हैं। मोस्टली इसमें क्या क्या होता है, आपको एक बार रिवाइज कराते हैं। सबसे बाहर की तरफ आप देखते हैं एक डोर जैसी, मतलब एक धागे जैसी संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, बीजांड ग्रंथ कहते हैं। ये बीजांड के मुख्य भाग से जुड़ने का काम करता है। जिस भी जगह पर जाकर ये जुड़ता है वो क्या कहलाता है, हाइलम कहलाता है। ठीक है, हाइलम, या जैसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार, हाइलम, या जैसे हम नाभिका कहते हैं। ठीक है, इस पूरे बीजांड को बाहर की तरफ से दो परतें घेरे हुए रहती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण। बाहर वाली जो परत है वो बाहरी अध्यावरण, और जो अंदर वाली परत है वो क्या है, आंतरिक अध्यावरण है। अब एक ऐसी जगह आएगी जहां पर अध्यावरण आपस में मिल नहीं पाते हैं, तो उनके बीच में गैप रह जाता है। जो वो गैप रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं या माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, अब माइक्रोपाइल नीचे की तरफ है, जो एंड वो बनाएगा या जो वो सिरा बनाएगा वो क्या कहलाएगा, माइक्रोपाइलर एंड। अब इससे बिल्कुल उलट पहुंच जाए, बिल्कुल ऊपर की तरफ, तो जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, चैलेजा या निभाग कहलाता है। ठीक है, और वहां जो सिरा बनेगा वो क्या कहलाएगा, चैलेजल एंड कहलाएगा। और बीच में जो बहुत सारी कोशिकाएं आपको दिखाई देंगी वो क्या कहलाएंगी, न्यूसीलस कहलाती हैं। ठीक है, अब यहां पर हमने एक चीज और आपको बता दें कि जो मतलब ये निभाग वाला चैलेजा वाला पार्ट है, इसको और कैसे मार्केंशिएट कर सकते हैं। ये जो आपको अध्यावरण दिखाई दे रहे हैं, ये अध्यावरण से जो हिस्सा ये कट जाए, ये पूरा ऊपर वाला क्या कहलाएगा, फिर ये कहलाएगा चैलेजा। और इस जंक्शन वाले, संधि वाले क्षेत्र में जो कोशिकाएं हैं पूरी की पूरी, वो क्या कहलाती हैं, निभागीय कोशिकाएं कहलाती हैं। यहाँ पर और अंदर की तरफ क्या है, न्यूसीलस की कोशिकाएं भरी होती हैं। ठीक है, तो यह एक स्ट्रक्चर है जो बहुत बार परीक्षाओं में आता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब आपको एक डाउट हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें बीच में दी हुई हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, जैसे यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस दिया हुआ है, या सिनर्जिड्स है, या एम्ब्रियो सैक है। तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम उस पार्ट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, संरचना के आधार पर बीजांड अलग अलग तरह के होते हैं, मतलब ओव्यूल स्ट्रक्चर के बेसिस पर बहुत ही अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि बीजांड के मुख्य भाग और फ्यूनिकल, मतलब बीजांड ग्रंथ से मिलकर पूरा बीजांड बनता है। तो यहाँ पर उसी बेसिस पर अलग अलग तरह के आपको बीजांड देखने मिलेंगे। सबसे पहला है ऑर्थोट्रोपस। तो ऑर्थोट्रोपस में आप क्या देख रहे हैं, बिल्कुल सीधी स्ट्रक्चर है। मतलब हम कह सकते हैं कि जहां पर बीजांड ग्रंथ
बीजांडकाय और भ्रूणकोश बिल्कुल सीधी स्थिति में होते हैं। जैसे ये ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, ये नीचे क्या है, ये फ्यूनिकल है, ये ऊपर की तरफ बॉडी है और नीचे की तरफ ये क्या है, ये आप देख रहे हैं जो वो क्या है, भ्रूणकोश। जब ये पूरे बिल्कुल 0 डिग्री बनाते हैं, एक सीधी रेखा बनाते हैं, तब हम इसे क्या कहते हैं, ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि यहाँ ये उदाहरण आपको कहाँ पर मिलेगा, तो इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं पॉलीगोनम। पॉलीगोनम का जो प्लांट होता है या फ्लावर होता है, वहां पर इस तरह का ओब्यूल मिलेगा। इसके अलावा जो साइकस होता है वहां पर भी इस तरह के ओब्यूल देखने मिलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस का मतलब क्या होता है कि जहां पर बीजांड का मुख्य भाग फ्यूनिकल से 180 डिग्री पर घूम जाता है। जैसे मान लो ये है फ्यूनिकल, ठीक है, तो अगर ये सीधा होता तो कैसा निकल जाता, बिल्कुल इस तरह से। लेकिन अगर ये ऐसा घूम के आ जाए 180 डिग्री पर किसी भी चीज को, मतलब अगर हम बिल्कुल वापस मोड़ दें तो वो कितना अंश बनाता है, 180 अंश बनाता है। तो जब ओब्यूल की जो मेन बॉडी है वो फ्यूनिकल से 180 अंश का कोण बनाती हुई घूम जाती है, तब किस तरह का ओब्यूल बनता है, एनाट्रोपस ओब्यूल बनता है। ठीक है, अब इसके बारे में खासियत क्या है, जो एनाट्रोपस ओब्यूल के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितने भी आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स देखते हैं उसका मोस्ट ऑफ द परसेंटेज, मतलब लगभग 75 से 80% या 85% तक जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उसमें इसी तरह का बीजांड पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हेमी एनाट्रोपस। हेमी का मतलब आप समझते हैं हाफ, और एनाट्रोपस मतलब जो एनाट्रोपस जैसा है लेकिन आधा आधा। कैसा मतलब कि यहां पर ये है फ्यूनिकल नीचे की तरफ, मतलब बीजांड ग्रंथ। अब यहां पर जो मेन बॉडी है वो कैसी घूम गई है, 90 डिग्री पर घूमी है। यहां पर हमने बात की थी 180, मतलब पूरा टर्न हो गया था, लेकिन यहां पर ये कैसा घुमा है, इस तरह का, इस तरह घुमा है 90 डिग्री पर। तो ये इस तरह का जो ओब्यूल है वो क्या कहलाता है, हेमी एनाट्रोपस कहलाता है। अब इसके अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो ये आपको कहाँ देखने मिलेगा, रेननकुलस जो फैमिली होती है वहां पर हेमी एनाट्रोपस ओब्यूल आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद होता है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस ओब्यूल का मतलब क्या होता है कि यहां पर हमने बात की थी 90 डिग्री के बारे में, कि जब मेन बॉडी 90 मुख्य भाग जो है बीजांड का वो 90 अंश पे घूम जाता है। यहां पर 90 से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है या 90 से थोड़ा सा कम हो सकता है, दोनों ही कंडीशन यहां पर हो सकते हैं। तो इस तरह का ओब्यूल क्या कहलाता है, कैम्पाइलोट्रोपस कहलाता है। सरसों जिसे हम मस्टर्ड कहते हैं, ये इसका एक एग्जाम्पल है। मस्टर्ड में किस तरह का ओब्यूल होता है या किस तरह का बीजांड होता है, कैम्पाइलोट्रोपस टाइप का बीजांड होता है। फिर इसके बाद एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस मतलब एक ऐसा बीजांड जो मतलब घोड़े की नाल जैसा होता है, हॉर्स शू शेप्ड। अगर आपने घोड़े की नाल देखी होगी तो आप रिसेंबल कर पाएंगे या अनुमान लगा पाएंगे कि ये बिल्कुल उसी के जैसी स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पर अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो अगर आपने एक नाम सुना हो प्लांट का जिसे कहा जाता है पॉपी, वहां पर ये पाया जाता है, उस तरह का बीजांड वहां पर मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद सबसे लास्ट और सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का जो आप या सबसे जटिल तरह का जो आप बीजांड कह सकते हैं वो कौन सा है, सर्सिनोट्रोपस। यहां पर क्या होता है, अभी तक आपने देखा कि एक 0 डिग्री वाला है, एक 180 डिग्री, 90 डिग्री वाला है। ये जो बीजांड है ये 360 डिग्री घूम जाता है। मतलब जैसे ये जो आप बीजांड देख रहे हैं ना एनाट्रोपस, इसको एक बार और घुमा दिया जाए तो ये क्या बनाएगा, 360। देखो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये फ्यूनिकल है और इसके अंदर ये बीजांड ऐसा घूमता चला जा रहा है और नीचे की तरफ क्या पहुंच गया है, नीचे की तरफ पहुंच गया है भ्रूणकोश। ठीक है, तो जहां पर बीजांड का मुख्य भाग बीजांड ग्रंथ के साथ 360 डिग्री का कोण बना देता है, घूमकर बिल्कुल एक राउंड बना देता है, वो क्या कहलाता है, सर्सिनोट्रोपस कहलाता है। सर्सिनोट्रोपस ओब्यूल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर आपने नाम सुना होगा ओपनसिया। ओपनसिया का मतलब क्या होता है, नागफनी।
नागफनी में इस तरह का बीजांड पाया जाता है। तो संरचनाओं के आधार पर ये अलग अलग तरह के हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एंजियोस्पर्मिक में मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, एनाट्रोपस जो ओव्यूल होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, एनाट्रोपस टाइप का बीजांड सबसे ज्यादा सामान्य होता है आवृतबीजी पादपों में या आवृतबीजी पौधों में।